गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम पार्ट फर्स्ट के बीएसटी के पेपर फर्स्ट कॉरपोरेट अकाउंटिंग की ई लेक्चर की सीरीज में हम स्टडी कर रहे थे जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम स्टडी कर चुके हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते क्या हैं और ये कहाँ पे अप्लाई होते हैं, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, इसकी बेनिफिट्स क्या 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 हैं और लिमिटेशंस क्या क्या हैं। अभी से आगे चलते हुए हम बात करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या रहेगा, जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए कैसे जाते हैं, इनको बनाता कौन है, इसका मेथड क्या रहता है बनाने का और कौन कौन सी बॉडीज में इंक्लूड होती है इसके फॉर्मेशन में। तो हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ASB। तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो बनाए जाते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा। अब ये होता क्या है इसकी बात कर लेते हैं हम। तो द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI constituted Accounting Standard Board on 21st April 1977। तो द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा 21 अप्रैल 1977 को लेखांकन लेखांकन मानक बोर्ड की स्थापना की गई थी। अब ये लेखांकन मानक बोर्ड करता क्या है, इसकी स्थापना का मेन उद्देश्य ये था कि ये लेखा मानक तैयार करेगा, जिसका मुख्य कार्य लेखा मानक तैयार करना है और जिन्हें काउंसिल की अनुमोदन के पश्चात निर्गमित किया जाता है। अब सबसे पहले बात आती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का फॉर्मेशन कौन करता है, बनाता कौन है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन बनाता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाता है। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की स्थापना कब हुई, ये बताया गया है कि द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 21 अप्रैल 1977 को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की स्थापना की गई। अब ये क्या करता है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता है और काउंसिल के अनुमोदन के लिए भेजता है, और काउंसिल जब उसको अप्रूव कर देती है तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड निर्गमित कर दिए जाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ मेंबर ऑफ काउंसिल एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडस्ट्री, बैंक, कंपनी लॉ बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया एंड सेबी। जो लेखांकन मानक बोर्ड है के गठन में बहुत सारे विभिन्न इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, महत्वपूर्ण संस्थानों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाता है। तो जिसकी काउंसिल होती है उसके काउंसिल में कौन कौन होते हैं, इसके कौन कौन काउंसिल के कौन कौन मेंबर होते हैं, इसमें बताया गया है कि इसमें होंगे काउंसिल सदस्य होंगे उद्योग, बैंक, कंपनी लॉ बोर्ड, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जिसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस कहा जाता है, और द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जिसे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एवं सेबी भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के प्रतिनिधि को शामिल किया जाता है। ये सब मिलकर इसकी काउंसिल का निर्माण करते हैं। तो द ASB हैज टू फॉर्मुलेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द एप्लीकेबल लॉज, कस्टम्स, यूसेज एंड द बिजनेस एनवायरनमेंट। जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का फॉर्मेशन करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता है, तब वो क्या करेगा, ये टेकिंग इनटू कंसिडरेशन में लेगा, ध्यान रखेगा किन चीजों का, जो भी एप्लीकेबल लॉज हैं, जैसे कौन कौन से लॉ एप्लीकेबल हो रहे हैं जिस क्षेत्र में, जिस एरिया के हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना रहे हैं उस एरिया पे कौन कौन से लॉज एप्लीकेबल हो रहे हैं, कस्टम्स क्या हैं, उसके यूसेज क्या रहेंगे अगर वो बनाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो, और साथ ही बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है उस टाइम, उन सब चीजों का वो ध्यान रखेगा। तो हम एक समरी रूप में बोल सकते हैं कि लेखा मानक तैयार करते समय लेखा मानक बोर्ड को कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो लेखा मानक विद्यमान कानून के प्रावधानों के अंतर्गत ही बनाए जाएं। तो इसमें बोला गया है कि द एप्लीकेबल लॉज को जो भी है वहां पे उनको कंसिडर किया जाए। जो लेखा मानक के द्वारा किसी भी कानून प्रावधान की अवहेलना नहीं की जा सकती है, उन्होंने लोग को ध्यान रखना ही पड़ेगा। और लेखा मानक जारी करते समय देश में जो भी कस्टम्स हैं, व्यवहार हैं, यूसेज प्रयोग हैं और बिजनेस एनवायरनमेंट है, उन सबको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। लेखा मानक सिर्फ महत्वपूर्ण मदों के लिए ही जारी किए जाते हैं तथा ये लेखा मानक इंस्टीट्यूट द्वारा निर्धारित की गई तिथि से ही प्रभावी होते हैं। लेखा मानक को कभी पूर्ववर्ती तिथि से जारी नहीं किया जा सकता है। तो लेखा मानक जब वो बनाएगा तो लॉज को, कस्टम्स, यूसेज एंड बिजनेस एनवायरनमेंट को तो ध्यान रखेगा ही, साथ ही ये भी ध्यान रखना है अपने को कि लेखा मानक जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब बनाए जाते हैं तो कोई इंपॉर्टेंट मदों के लिए, इंपॉर्टेंट आइटम्स के लिए ही बनाए जाते हैं, और उसमें भी डेट मेंशन होती है। डेट मेंशन होगी ये कब से इफेक्टिव होंगे, साथ ही ये भी मेंशन होगा किस किस बिजनेस पे एप्लीकेबल होंगे।
तो लेखा मानक जारी करते समय जो भी अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, उनको भी ध्यान रखा जाता है और उनके अकॉर्डिंग ही जहां तक पॉसिबल है इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उनमें एकरूपता रखी जाती है कि वो इंटरनेशनल जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने हुए हैं उनको उनके अकॉर्डिंग ही अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए जाएं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की हम फॉर्मेशन की बात करते हैं, सबसे पहले बात आती है कि सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया गया था। वो 21 अप्रैल 1977 को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया था। उसका काम है कि वो लेखा मानक बनाए और अपनी काउंसिल के जो भी मेंबर्स हैं उनसे अप्रूव करवाए। उनके अप्रूव करवाने के बाद ही वो जारी इशू कर दिए जाते हैं। और उनकी काउंसिल के मेंबर कौन कौन है ये भी बता दिए कि बहुत अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव जो बॉडीज होते हैं इनके मेंबर्स होते हैं जो बताई गई हैं। और लेखा मानक जब बनाए जाएंगे तो बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है, एप्लीकेबल लॉज क्या क्या हैं, और इसके कस्टम्स यूसेज वगैरह सबको ध्यान में रखते हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं। अब बात आती है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने की प्रोसेस क्या है। ये तो हमने बात कर ली कि कौन बना रहा है, क्यों, कब बनाए, कैसे बनाएगा, क्या क्या ध्यान रखेगा। अब बात आती है प्रोसेस क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। तो फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करते हैं हम, फॉर्मूले उसकी प्रोसेस की बात करते हैं तो हमारे पास स्टेप्स दे रखे हैं यहाँ पे। तो स्टेप्स में सबसे पहले आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया। तो जो प्रथम चरण है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जारी करने का, उसमें आता है कि सबसे पहले तो आप एरिया आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन से एरिया के लिए क्यों आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यहाँ पे बनाने की जरूरत पड़ रही है। वो कौन सा एरिया है जिसके लिए आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना है। तो सर्वप्रथम जो लेखांकन मानक बोर्ड है वह उसके विस्तृत क्षेत्र, एरिया और विषय तय करेगा जिसके संबंध में उसको लेखा मानक निर्गमित करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले आ गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया। सेकंड जो आता है वो आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टडी बोर्ड। जो कॉन्स्टिट्यूशन जो स्टडी बोर्ड जो होगा, जो स्टडी करेगा उसके बोर्ड की गठन किया जाएगा। तो द्वितीय चरण में लेखांकन मानक बोर्ड उक्त निर्धारित विषय पर, हमने एरिया डिसाइड कर लिया, सब्जेक्ट डिसाइड कर लिया कि किसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें बनाना है। तो उक्त एरिया के लिए, उक्त विषय के लिए लेखा मानक हेतु स्टडी ग्रुप्स का गठन करता है जो कि प्रारंभिक प्रारूप तैयार करते हैं। प्रिलिमिनरी जो उनका ड्राफ्ट होगा वो स्टडी ग्रुप जो होंगे वो स्टडी करेंगे उस एरिया की एकदम कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे क्या है, कौन कौन से ट्रांजेक्शन होते हैं। तो उसके लिए फिर एक प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट, प्रारंभिक प्रारूप वो तैयार करके स्टडी ग्रुप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को देंगे। इस तरह से तैयार प्रारूप को विभिन्न महत्वपूर्ण बाहरी संस्थाओं द्वारा CNDG, ICWI, ICAI, CBDT सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्सेस हो गया, ICEI हो गया, कंपनी सेक्रेटरी का जो इंस्टीट्यूशन है वो हो गया, ICWI इंस्टीट्यूट कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया हो गया, इनको प्रेषित किया जाता है तथा इन महत्वपूर्ण संस्थाओं के प्रतिनिधियों को लेखांकन मानक बोर्ड की सभा में प्रस्तावित लेखा मानक की प्रारंभिक प्रारूप पर विचार हेतु आमंत्रित किया जाता है। अब सबसे पहले तो क्या हुआ, एरिया आइडेंटिफाई कर लिया गया। अब एरिया आइडेंटिफाई करने के बाद में इसमें क्या किया गया कि जो स्टडी ग्रुप बनाया गया वो स्टडी ग्रुप क्या करेगा, एक प्रारंभिक प्रारूप तैयार करके देता है कि हम इस तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना सकते हैं। अब इस प्रारंभिक प्रारूप को कुछ इंस्टीट्यूशन के को भेजा जाता है, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, कंपनी सेक्रेटरी के इंस्टीट्यूशन को भेजा जाता है, CBDT को भेजा जाता है। इन सबको भेजने के बाद में जो भी इनके इन संस्थाओं के प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो इस प्रारूप का स्टडी करते हैं और बाद में अपने विचार उनको बाद में उनके विचारों के लिए आमंत्रित कर लिया जाता है। थर्ड स्टेप आता है प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट एंड इट्स प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट सर्कुलेशन। तो इसकी भी हम बात कर चुके हैं कि स्टडी ग्रुप क्या करता है, प्रारंभिक प्रारूप बनाता है, उसको सर्कुलेट करता है विभिन्न संस्थानों को। असरटेनमेंट ऑफ व्यूज ऑफ डिफरेंट बॉडी ऑन ड्राफ्ट, जो प्रारंभिक ड्राफ्ट होगा उसके ऊपर व्यूज देने के लिए उनको आमंत्रित किया जाता है, जिसमें मैंने बताया जो कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी सचिव का इंस्टीट्यूशन है, ICWI है, CBDT है, CNDG है, NCLB, इन बाहरी संस्थाओं के जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको भेज दिया जाता है, सर्कुलेट कर दिया जाता है ड्राफ्ट, और वो उसको उनके ऊपर उनके विचार आमंत्रित किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है फाइनलाइजेशन ऑफ एक्सपोजर ड्राफ्ट, जिसको ED कहा जाता है। ये भी एक महत्वपूर्ण स्टेप है। इन सब के बाद में जब उनके विचार आ जाते हैं, उनकी जो भी व्यूज हैं वो आने के बाद में जो भी एक्सपोजर ड्राफ्ट है उनको फाइनलाइज किया जाता है। तो उपरोक्त महत्वपूर्ण संस्थाओं के प्रतिनिधि जो मैंने बताया अभी, ICWI, CNDG, ICSI और CBDT, CLB, इन संस्थाओं के जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके जो भी व्यूज आए थे, उन व्यूज को लेने के बाद में
उन प्रतिनिधियों की राय व विचारों को मद्देनजर रखते हुए प्रस्तावित मानक जो अपना ड्राफ्ट था, प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट था, प्रस्तावित मानक को एक्सपोजर ड्राफ्ट के रूप में इंस्टीट्यूट के सदस्यों व जन साधारण को टिप्पणी हेतु जारी किया जाता है। वो विचार लेने के बाद में जो भी हमारा प्रस्तावित ड्राफ्ट होगा, जो भी हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ड्राफ्ट तैयार किया है, उसको एक्सपोजर ड्राफ्ट के रूप में इंस्टीट्यूट के सदस्यों, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, उसके सदस्यों को और जन साधारण को, पब्लिक को अपनी टिप्पणी हेतु जारी कर दिया जाता है। ये एक्सपोजर ड्राफ्ट इंस्टीट्यूट की जर्नल में प्रकाशित किया जाता है। वो क्या करेंगे, इंस्टीट्यूट वाले अपने जर्नल में इस एक्सपोजर ड्राफ्ट को प्रकाशित करते हैं और विभिन्न महत्वपूर्ण संस्थाओं को भेज देते हैं। अलग अलग जो भी इम्पोर्टेंट जो भी एंटिटीज हैं, संस्था हैं, उनको भेज दिया जाता है। अब भेजने के बाद में भेजते समय एक्सपोजर ड्राफ्ट को जब भेजा जाएगा तो ये भी देखा जाता है उसमें कौन कौन चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। तो सबसे पहले प्रिपरेशन किया जाता है एक्सपोजर ड्राफ्ट जो भी उनके विचार विमर्श आए थे, जो भी उनकी व्यूज आए थे इन संस्थानों के, उन व्यूज को इंक्लूड करते हुए उसको एक्सपोजर ड्राफ्ट नाम देते हुए उनको क्या नाम जनसाधारण को और अलग अलग एंटिटीज को भेज दिया जाता है। अब किस किस को भेजा जाता है, जैसे ICWI, ICICAG, इंडस्ट्री एसोसिएशन, अदर इंटरेस्टेड ग्रुप को भेज दिया जाता है। भेजते समय और एक्सपोजर ड्राफ्ट बनाते समय ये ध्यान रखना है कि इन चीजों को उसमें इंक्लूड करना जरूरी है। द एक्सपोजर ड्राफ्ट ऑन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंक्लूड द वेरियस पॉइंट। कौन कौन से पॉइंट हैं? एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उक्त प्रस्तावित मानक से संबंधित जो एप्लीकेबल, जो कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से प्रभावित हो रहे हैं, वो एप्लीकेबिलिटी देखी जाएगी। कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल रिलेटिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, आधारभूत सिद्धांत हैं, अवधारणाएं हैं उससे अकाउंटिंग से रिलेटेड, उनको इंक्लूड किया जाएगा। डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ टर्म्स यूज्ड इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो भी टर्म्स यूज की गई हैं उनका डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है, ताकि जो उसको पढ़ रहा है, जो उस पर स्टडी कर रहा है, उसको सब चीज़ें समझ आ जाएं। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, उसमें ये भी मेंशन करेगा कि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या क्या रहने वाली हैं, कौन कौन सी चीज़ों का बाद में उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा जो जिस पे ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होगा। डेट फ्रॉम विच द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विल बी इफेक्टिव, और द तारीख जिससे लेखा मानक प्रभावी हो जाएगा। तो जब एक्सपोजर ड्राफ्ट बना के भेजा जाएगा तो एक्सपोजर ड्राफ्ट में ये ध्यान रखना है कि ये चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। कौन को एप्लीकेबिलिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस किस पे अप्लाई होगा, और उसके कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो क्या क्या हैं। जो कोई टर्म्स यूज की गई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में तो उनके डेफिनेशन और मीनिंग क्या क्या है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या रहने वाली है, साथ ही किस डेट से ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपना प्रभावी होने वाला है। ये बात हो गई एक्सपोजर ड्राफ्ट की। एक्सपोजर ड्राफ्ट बना दिया गया, भेज दिया गया, इसमें कुछ चीजें ध्यान रख ली गई। एक्सपोजर ड्राफ्ट के भेजने के बाद में क्या किया जाएगा, कमेंट्स रिसीव्ड ऑन एक्सपोजर ड्राफ्ट। एक्सपोजर ड्राफ्ट जो भेजा गया है उसके ऊपर कमेंट्स रिसीव किए जाते हैं। लेखा मानक बोर्ड इस चरण के अंतर्गत एक्सपोजर ड्राफ्ट पर प्राप्त हुई टिप्पणियों पर विचार करने के पश्चात अंतिम प्रारूप तैयार कर इंस्टीट्यूट के काउंसिल को प्रेषित करता है। ठीक है, अब कमेंट्स रिसीव करेगा एक्सपोजर ड्राफ्ट भेजने के बाद में, उन सबसे जिन जिनको भेजा गया उनसे कमेंट्स लिए जाएंगे, और कमेंट्स के बाद में जो भी मॉडिफिकेशन उसको करना है उस ड्राफ्ट में वो मॉडिफिकेशन कर देगा, और फाइनली जो भी फाइनल जो ड्राफ्ट होगा वो काउंसिल को भेज दिया जाता है। अब काउंसिल क्या करेगी, काउंसिल प्रस्तावित लेखा मानक के अंतिम प्रारूप पर विचार कर अपनी मंजूरी दे देती है। जो भी फाइनल जो ड्राफ्ट भेजा गया उस पर अपना विचार करेगी, स्टडी करेगी, और अगर उसको सही लगता है तो वो उसको मंजूरी दे देती है। अगर काउंसिल उचित समझे तो लेखांकन मानक बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात आवश्यक संशोधन भी कर सकती है। अगर उसको लगता है कि कुछ मॉडिफिकेशन होना चाहिए तो उसमें और मॉडिफिकेशन भी कर सकती है, और उसके पश्चात में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपना तैयार हो गया है उसको इश्यू कर दिया जाता है। इसके पश्चात काउंसिल द्वारा संबंधित लेखा मानकों पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति को, इसके बाद में वो राष्ट्रीय सलाहकार समिति को भी प्रेषित करते हैं, और वो जो कुछ समीक्षा और संशोधन आदि होने के बाद में उनको इश्यू कर दिए जाते हैं, और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपना अप्लाई हो जाता है, और उसको कंपनी मामलात के जो मंत्रालय हैं उसको अधिसूचना जारी करने की अनुशंसा करती है, उसमें अधिसूचना जारी कर दी जाती है, और वो लेखा मानक अनिवार्य रूप से लागू हो जाता है। तो हमने देखा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब हम इशू करते हैं, जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इशू करता है तो कौन कौन से स्टेप्स ध्यान रखता है। सबसे पहले तो एरिया आइडेंटिफाई करता है, उसके बाद में एक स्टडी ग्रुप बना देता है जो स्टडी करता है, और वो ही ग्रुप क्या करता है, एक प्रारंभिक ड्राफ्ट बना के लाता है, जिसके प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट हम बोल सकते हैं। प्रारंभिक जो ड्राफ्ट होगा वो बना के लाएगा, और वो विभिन्न इंस्टीट्यूशन को, संस्थानों को भेजा जाता है। उन संस्थानों के रिप्रेजेंटेटिव से उनके कमेंट्स मांगे जाते हैं, उनके विचार मांगे जाते हैं कि आपको क्या लगता है। उनके विचार सुनने के बाद में
एक एक्सपोजर ड्राफ्ट तैयार करके एक्सपोजर ड्राफ्ट भी अलग अलग इंस्टीट्यूशन को भेजे जाते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया को भेजे जाते हैं, जनसाधारण में भेजे जाते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इनको क्या करता है, अपनी उसमें पत्रिका में, जर्नल में क्या कर देता है, एक्सपोजर जर्नल में प्रकाशित कर देता है और विभिन्न संस्थानों को भेज देता है। और एक्सपोजर ड्राफ्ट जब बनाता है तो कुछ चीजें ध्यान रखता है कि किस पे अप्लाई होगा, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या होगी, किस डेट से इफेक्टिव होने वाला, उसके प्रिंसिपल्स अगर कोई टर्म्स यूज की उसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, वो करते हुए एक्सपोजर ड्राफ्ट को भेजा जाता है। एक्सपोजर ड्राफ्ट के बाद में एक्सपोजर ड्राफ्ट के ऊपर विचार मांगे जाते हैं, टिप्पणी मांगी जाती है। वो टिप्पणी रिसीव करने के बाद में उस अगर इंस्टीट्यूट को लगता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को लगता है, तो वो मॉडिफिकेशन कर दिया जाता है और फिर अपनी काउंसिल के सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है। काउंसिल उसको अगर सही लगता है तो ठीक है, नहीं तो कुछ मॉडिफाई करवा के बाद में उसको फाइनल करती है। फिर राष्ट्रीय सलाहकार समिति के पास भेज के उससे अनुमोदन लेके ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू कर दी जाते हैं और सब पे एप्लीकेबल हो जाते हैं। ये तो हमारी हुई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करने की प्रोसेस, किस तरीके से इशू किया जाएगा, कौन इशू करेगा। अब इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी तक इशू हो चुके हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।